बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी बोल सकता हूं डी ब्लॉक के मेटल्स की, जहां से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं। ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे डी ब्लॉक में ही बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, मेटेलिक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में काफी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसका है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो बोल दूं मैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मेटेलिक बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर यहां थोड़ा सा मैं एस ब्लॉक को लेकर के कंपेयर करता हूं स्टूडेंट, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनमें आउटर मोस्ट शेल के जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है वो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे NS1 और NS2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है एस ब्लॉक वाले मेटल का। तो अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो 1 या फिर 2। लेकिन जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल के एस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट शेल के जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है, NS वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ साथ N-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को अगर कंपेयर किया जाए तो डी ब्लॉक के मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एस ब्लॉक मेटल के कंपैरिजन में। तो मीनिंग सिंपल सा समझ में आता है कि यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई हो रही है। और अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, मेटल के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। मीनिंग सिंपल सा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट तो हाई हो जाएगा, लेकिन देखना जरा स्कैंडियम से लेकर अगर मैग्नीज तक मैं बात करता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इस तरह से, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, लेकिन क्रोमियम के जस्ट बाद जो एलिमेंट आता है वो मैग्नीज। अगर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो क्या बनता है, D5 एंड S2, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन और जो D है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और D5 यानी कि हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए मैग्नीज में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और जरा स्टूडेंट अगर कम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो बताइए जरा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा कि वीक बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेगा। मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नीज पर आकर के डिक्रीज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी का एक ग्राफ हम देखते हैं, यहां पर एक ग्राफ आप सामने देख रहे होंगे। तो ये देखो जरा, ये क्रोमियम तक क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, लेकिन सडनली मैग्नीज पर आपको देखने को मिला होगा कि डिक्रीज होता है। और इतना डिक्रीज हो गया क्यों? क्योंकि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन फिर से अगर मैग्नीज के आगे चलता हूं, अगर मैं बात करूं आयरन की, तो D6S2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। D6 हो गया, यानी कि अब स्टेबिलिटी तो नहीं है, अब हाफ फील्ड तो नहीं है, तो S वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगेंगे और फिर से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगेगा। D6, D7, D8 इस तरह से। और जैसे जैसे आप देखो जरा, D6 से D7 पे जाते हैं, D7 से D8 पे जाते हैं, तो N-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होने लगते हैं, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट वापस से डिक्रीज होने लगता है। तो ये ग्राफ बन के आता है हमारे सामने मेल्टिंग पॉइंट का। आप जनरली ध्यान रखना, आपको 3D सीरीज के लिए इस ग्राफ को याद रखें। इस ग्राफ में भी एज इट इज पॉइंट्स जहां डिनोट किए गए हैं इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है। आप उसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीज हुआ, क्रोमियम के बाद जैसे ही मैग्नीज पे जाते हैं तो डिक्रीज होता है। रीजन पता होना चाहिए कि क्रोमियम का हाईएस्ट क्यों है और मैग्नीज का जो है वो इतना कम क्यों हो जाता है, सडनली डिक्रीज क्यों हो जाता है। लेकिन मैग्नीज के बाद जैसे ही आयरन पर जाते हैं फिर से इंक्रीज हो जाता है। और आयरन के बाद कैसा क्यों होता है मैग्नीज से आयरन? क्योंकि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर इंक्रीज होते हैं, और उसके बाद आयरन के बाद फिर से डिक्रीज होने लगता है, और इस तरह से ये जिंक तक डिक्रीज होता चला जाता है।
तो एक तो 3D सीरीज के लिए हमें ये ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ अब देखना जरा, क्रोमियम इस सीरीज में 3D सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, तो इसी प्रकार से 4D सीरीज में मॉलिब्डेनम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, और इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले अगर एलिमेंट लेता हूं मैं तो क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन है। और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, उसी पीरियड की अगर बात करूं, उसी सीरीज की बात करूं, तो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है लास्ट वाले एलिमेंट का, यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। ध्यान रखें, तो हाईएस्ट किसका हुआ? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, और लोएस्ट किसका हुआ? जिंक, कैडमियम, मरकरी।